हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मैं आपको रेगुलर और कंटिन्यूली डेली वाइज आपको पेपर 1 फ्री के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा हर वीडियो के अंदर। आज हमारी क्लास कुछ लेट हो गई है, पर मेरा प्रॉमिस है कि आपको डेली वाइज जो क्लासेस दी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ संडे को छोड़ करके, ठीक है। संडे को भी होगा तो मैं आपको क्लासेस दे दिया करूंगा, नहीं तो आपका जो डाइट सेशन होता है उसके ऊपर मैं काम करने वाला हूं। आप लोग कमेंट करके बता दिया करो आपको किस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, मैं आपको संडे को वो कवर किया करूंगा। तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा था, जिसका 4th नंबर पार्ट यहां पर कवर करवाने वाला हूं। पहले 3 पार्ट डियर फ्रेंड्स सब लोग देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियोस हैं, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर आपको रिफ्लेक्टिव लेवल, पहले मैंने मेमोरी लेवल पढ़ाया, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ाया, अभी मैं आपको रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ाने वाला हूं। साथ में इसके ऑब्जेक्टिव हैं, मेथड्स हैं, क्लासरूम इंप्लीकेशन कैसा है, आपका टीचिंग इक्विपमेंट कैसे हैं, आपका जो सारे का सारा क्या होता है इसके अंदर, इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होता है, रोल किसके क्या रहते हैं, यहां पर लर्नर और टीचर के किस तरीके के जो रोल हैं वो रहने वाले हैं। दूसरी बात ये है डियर फ्रेंड्स, ये तो हमारा फ्री के अंदर सारे का सारा सिस्टम चल रहा है, उसी तरीके आपका पेड का 10 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, जिसने ज्वाइन करना है, जिसको क्लासेस अच्छी लगती हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर करना है। साथ में आपको यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है पूरे का पूरा। तो डियर फ्रेंड्स, देर किस बात की, अभी तो आपका नेट भी कंपलसरी हो चुका है, तो नेट की प्रिपरेशन करने के लिए आप रेडी हो जाएं सब लोग। जो लोग अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे या वीडियोस को नहीं देख रहे, पहली बार जो इस वीडियो को देख रहा है, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और स्टार्ट करते हैं आज की सुपर क्लास को। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें यूट्यूब चैनल को। साथ में साथ देखो बेल आइकन खुद आपको बता रहा है, बेल आइकन के ऊपर जल्दी से क्लिक कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहां पर आपको सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं इन क्लासेस की जो पीडीएफ है आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज मैंने दोनों ग्रीन कर दी हैं ये, क्योंकि हमारा आज की क्लास के अंदर ये ऊपर वाली 2 लाइनें कवर हो जाएंगी, ठीक है। टोटल जो आपका सिलेबस है डियर फ्रेंड्स यहां तक ही है अभी तक, ठीक है। हमारी कितनी लाइनें बच चुकी हैं, 1 2 3 4 और 5। देखो तीन, चौथा दिन है आज, 3 दिन पहले मैंने पढ़ाया, 3 दिन में यहां लगा लो 4 दिन के अंदर 2 लाइनें पूरी कर दी हैं और 2 लाइनें आगे पूरी की जाएंगी, फिर इसी तरीके से हमारा सिस्टम चलता रहेगा। तो जल्दी से जल्दी भाई अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताएं कि फ्री के अंदर पूरे का पूरा बिल्कुल हाई क्वालिटी का जो मटेरियल है उसके साथ आपके जो सारी की सारी क्लासेस हैं मैं वो बनाता हूं और आपको शेयर करता हूं यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जल्दी से जल्दी यार इसी बात पे लाइक शेयर कमेंट हो जाए, ठीक है। जल्दी से जल्दी करो, इतना टाइम मत लगाओ, ठीक है। तो कमेंट भी करके अपना फीडबैक दिया करो, आपको क्लास कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग। देखो लेवल ऑफ टीचिंग कुछ खास फंडा नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने 2 तो अच्छे से पढ़ लिए हैं। मेमोरी लेवल जिसको लीस्ट थॉटफुल बोला जाता है या हर्टफर्ड के द्वारा दिया गया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो थॉटफुल होता है मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। आज बात करते हैं हंट की, ठीक है। हंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल हंट के द्वारा दिया गया है। अगर डीपली बात करें तो ये मोस्ट एंड मोस्ट थॉटफुल होती है। जैसे आप लोग अभी इस हंट का मतलब ये है ना, आप शिकार कर रहे हो किसी भी बड़ी चीज का, तो आपके पास सारे का सारा जो दिमाग है ना आपके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। हंट बंदे का नाम है ये, वैसे हंट का मतलब शिकार भी होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आपको ऐसी नॉलेज हो जब आप शिकार करना चाहते हो किसी भी बड़ी चीज का, जैसे आपके लिए क्या है, जेआरएफ है या आपके लिए नेट है। तो इस बड़ी चीज का शिकार करने के लिए आपको हंट के लेवल तक पहुंचना पड़ता है, जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोला जाता है, मोस्ट थॉटफुल जिसको बोला जाता है। तो इस शिकार को करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, शिकारी बनना पड़ेगा। शिकारी बनने के लिए आपको डेली वाइज जो मैं क्लासेस प्रोवाइड करता हूं उनको अच्छे से देख करके नोट्स बनाने पड़ेंगे और रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर, अपने ज्यादा से ज्यादा सोच विचार करके आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब पूरे का पूरा जो सिस्टम है इसके अंदर आपको हैंडल करना पड़ेगा। यहां पर बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग।
रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की अगर बात करें, आरएल जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, हंट के द्वारा दिया गया था और हमें शिकारी बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी वो इस सारे के सारे लेवल के अंदर बता रखी हैं। दिस लेवल इज हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, साथ ही साथ मोर प्रैक्टिकल, मतलब यहां पर आपको सारे के सारे जो काम है अपनी रियल लाइफ के अंदर करने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब यही होता है कि आप उन चीजों को रियल लाइफ में करो तो ठीक है, जैसा भी करना है आपको अपनी लाइफ के अंदर पूरे का पूरा जो सिस्टम है इंप्लीकेशन करना पड़ता है। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल क्या होता है, देखो आप इसको थोड़ा सा तोड़ सकते हो। इंट्रो का मतलब होता है अंदर का जो बात है, ठीक है ना। इंट्रो मतलब किसी चीज का जीरो लेवल से मतलब जो भी आप करते हो ना, स्पेक्टिव आगे लग जाता है जब इसके इंटर, यहां से देखो इंटर मतलब अंदर की बात करता है, ठीक है, अंदर की बात करता है। यहां पर स्पेक्टिव का मतलब होता है उस चीज के ऊपर चिंतन करना, अच्छे से निरीक्षण करना। स्पेक्शन की बात की जाती है ना, या इंस्पेक्शन की बात की जाती है, वो सारी की सारी चीजें यहां पर इंक्लूड करती हैं। इंट्रोस्पेक्टिव, देखो इस लेवल को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोला जा सकता है। देखो नाम याद रखने हैं, मैंने हर लेवल के आपको 2 से 3 नाम बताए हैं। जैसे मेमोरी लेवल को क्या बोला जाता है सर जी, मेमोरी लेवल को अथॉरिटेरियन भी बोला जाता है, कोग्निटिव भी बोला जाता है। उसी तरीके अगर रिफ्लेक्टिव लेवल की अगर बात करें तो एक तो इसको क्या बोला जाता है, मोस्ट थॉटफुल बोला जाता है, लजीज फेयर बोला जाता है। 2 नाम ये हो गए, तीसरा नाम इसका रिफ्लेक्टिव लेवल वाला है, चौथा नाम इसका क्या है। देखो मैं जीरो लेवल से बिल्कुल आराम से आपको समझा देता हूं। पहला नाम ये है, दूसरा नाम ये है, ठीक है, तीसरा नाम ये है, चौथा नाम जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, ये चौथा है। मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल के कितने नाम है, 4 नाम है आपको। रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर जब इंट्रोस्पेक्टिव लेवल की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है इस टर्म का, इट आल्सो मीनिंग थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, कि आप किसी चीज के बारे में जब गहराई में सोचते हो ना, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव उसको बोला जाता है। बच्चे ध्यान में रखनी है ये बातें, आपको यहीं से आपके मतलब घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीनिंग गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। यहां पर यह बात है कि रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर एक समथिंग, कोई भी चीज हो सकती है, उसके ऊपर केयरफुली तो थॉट की जाती है, टू समथिंग ओवर अ पीरियड, एक पूरे पीरियड चक्कर के अंदर, एक पूरे समय के अंदर हम यहां पर क्या करते हैं, केयरफुल थॉटफुल तरीके से, केयरफुली थॉट से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को समझते हैं, उसका पता करते हैं। इट आल्सो मीनिंग थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, वही बात है थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। इंट्रोस्पेक्टिव की यहां पर बात पूरी की पूरी की जाती है। इट इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल लेवल। आपको पता है कि जब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो, लाइक अ पीएचडी, ठीक है, अब आपको पीएचडी भी जरूरी है अगर आपने प्रोफेसर लगना है या कहीं पर, तो पीएचडी की अगर भाई बात करें तो यहां पर आपका सबसे ज्यादा थॉटफुल लेवल है, सबसे ज्यादा यूजफुल है। यूजफुल अगर अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग भी देखोगे ना, अगर आप एमकॉम करके यूजीसी नेट जीआरएफ क्रैक करके कहीं पर टीच करने लग जाते हो, ठीक है, लाइक मी लगा सकते हो, तो आपके लिए ये चीज यूजफुल है, आपकी अर्निंग का सोर्स बन सकता है ये, अगर आप सोचो तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाईली थॉटफुल भी है, हाईली यूजफुल। हाईली यूजफुल मतलब रियल लाइफ में मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल होता है, रियल लाइफ में इसका बहुत ज्यादा काम आता है। अ स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी एंड, जो स्टूडेंट है ना उसको सबसे पहले मेमोरी लेवल पर आना पड़ता है। देखो सबसे जो छोटा लेवल हमारा होता है, मेमोरी लेवल से पहले का अगर लेवल देखा जाए तो वो अगर आपका कौन सा लेवल होता है उसके बारे में किसी बच्चे को नहीं पता, तो देखो वो आपका पूरे का पूरा जो लेवल होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है ना, ऑटोनोमस जिसको बोला जाता है, ऑटोनोमस लेवल उसको बोला जाता है, मतलब सब कुछ खुद वो बच्चा एक तरीके से करना सीख जाता है, ठीक है। ऑटोनोमस लेवल उसको बोला जाता है जिस तरीके से मान लो कोई भी बच्चा है, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको आप सांस लेना सिखाते हो, सांसें होती हैं जो बच्चे की वो चलती हैं, या उसका दिल है वो पंप करना उसको सिखाते हो, नहीं ना। तो वही तो बात है, यहां पर जो पूरे का पूरा सिस्टम है ना वो यही कह रहा है कि आपको पूरे का पूरा जो सिस्टम है
ऑटोक्रेटिक लेवल उसको बोला जाता है ना, या ऑटोनोमस या ऑटोक्रेटिक लेवल उसको बोला जाता है। वो आपका पहला लेवल समझ सकते हो। उसके बाद आपका ऑटोक्रेटिक के बाद आता है आपका मेमोरी लेवल। मेमोरी, वैसे तो 3 ही लेवल होते हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल के अंदर ही ऑटोक्रेटिक देखा जाता है, पर वैसे बहुत सारी चीजों में अलग भी दिया है। मेमोरी लेवल के बाद बात करते हैं सर जी अंडरस्टैंडिंग लेवल की। हाँ जी सर, हमने पढ़ लिया अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये तीनों लेवल को पार करने के बाद हम आते हैं कौन से लेवल पर सर जी? बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की। क्या बात करते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल की। तो वही बात यहां पर बताई है, अटेन करके संभाल करके रखना पड़ता है आपको। मतलब जो भी आप मेमोरी लेवल में सीखते हो, जो भी आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में सीखते हो, उसको बेस बना के चलना पड़ता है जी। क्या करना पड़ता है जी? बेस बनाकर चलना पड़ता है जी। तो बेस बनाकर चलोगे जी, उसके बाद क्या होगा? आपका पूरे का पूरा सिस्टम है, आप उसको अटेन करके रखोगे जी। उसके बाद क्या होगा? आपका साथ की साथ रिफ्लेक्टिव लेवल पर आओगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें थॉटफुल, हाईली थॉटफुल करोगे और बहुत ही ज्यादा यूजफुल वो चीजें आपके लिए होंगी। टीचिंग एट द लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल अनेबल्स करती है ऑफ लाइफ, मतलब सॉरी, teaching at the reflective level enables the student to solve the real life problem। रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है आपके सामने, जो आपकी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है सर जी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको रिफ्लेक्टिव लेवल की हेल्प मिलती है। एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज मेड फेस और रियल प्रॉब्लमेटिकल जो सिचुएशन होती है, प्रॉब्लमेटिकल जो सिचुएशन है मतलब जो भी आपकी रियल प्रॉब्लम है ना, उन चीजों को आप फेस करते हो लाइफ के अंदर, वो आपका क्या होता है सर जी? रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। उसके बाद बात करते हैं द स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग हिज क्रिटिकल एबिलिटी सक्सीड इन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो, अगर बात करते हैं यहां पर स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर किस चीज की बात करते हैं? बात करते हैं कि आप सिचुएशन को अच्छे से समझ पाते हो यहां पर, कि भाई किस तरीके की सिचुएशन हुई पड़ी है, किस तरीके से इसका काम चलेगा आगे, या किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को, उसकी अपनी क्रिटिकल एबिलिटी होती है। देखो, जब रिफ्लेक्टिव लेवल पर बात करते हो ना, तो आपका दिमाग इतना फास्ट काम करता है ना उस टाइम पर, कि क्रिटिकल सोच होती है। किसी भी चीज को आप क्या करोगे? एक तथ्यों के ऊपर आधारित चीजों को समझोगे, उसका निष्कर्ष निकालोगे। ठीक है, मतलब निष्कर्ष निकाल करके आप उस चीजों को क्या कर सकते हो? यहां पर पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है आपका निष्कर्ष के बेस पर होता है, या आपकी जो डेवलप हुई सोच है, आज तक आपने जो ऑटोक्रेटिक, मेमोरी लेवल या आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो प्रिंसिपल सीखे होते हैं, यहां पर मैंने कल पढ़ाया था, प्रिंसिपल देखे जाते हैं, उनका एप्लीकेशन देखा जाता, उन सारी की सारी चीजों को समझने के लिए जो एबिलिटी अब आपके पास है, और जैसी भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है, कई बार उसको सोल्व वहां पर किया जाता है, वो आपका क्या होता है? यहां पर पूरे का पूरा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। एट दिस लेवल एम्फेसाइज इज लीड ऑन, क्या किया जाता है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिफाइंड इट एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू इट। यहां पर बात करते हैं इस सतर पर समस्या की पहचान करने, उसे परिभाषित करने और उनका समाधान खोजने पर जोर दिया जाता है। मतलब इसका मतलब यह होता है कि इस लेवल के ऊपर आप आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम किस प्रकार की है, कब उत्पन्न हुई है, क्यों उत्पन्न हुई है, ठीक है, और प्रॉब्लम किस प्रकार की है और किस तरीके से ये आगे बढ़ सकती है अगर इसका सॉल्यूशन ना किया जाए, कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा और कब इसका सॉल्यूशन होगा, पूरे का पूरा जो एस्टीमेट है, फाइंडिंग आ सॉल्यूशन ऑन इट, उस चीज के ऊपर जोर दिया जाता है यहां पर, कि भाई एम्फसाइज किया जाता है उस चीज के ऊपर। द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप एट दिस लेवल। एक स्टूडेंट क्या करता है यहां पर? स्टूडेंट अपनी ओरिजिनल थिंकिंग का यूज करता है। अब बोलोगे सर जी ओरिजिनल थिंकिंग क्या है? सर जी ओरिजिनल थिंकिंग उसको बोला जाता है जो आपके अंदर आज तक आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल या ऑटोक्रेटिक पर सीखा है, वो चीजों से जो आपका माइंड डेवलप हुआ है ना, आर्टिफिशियल चीजों को यूज नहीं करते, उस डेवलपमेंट माइंड से हम यहां पर क्या करते हैं? यहां पर हम क्या करते हैं? पूरे का पूरा खुद को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव करते हैं खुद को। इंप्रूव करने के बाद जो थिंकिंग आपकी आती है,
उसको क्रिएटिव एबिलिटी या ओरिजिनल थिंकिंग बोला जाता है कि भाई उस चीजों को सोचकर, उन चीजों के बेस पर नई नई चीजों को सोचकर जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स होती हैं सर, उस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। ठीक है, सोल्व उसको किया जाता है, ये बात थी सीधी की सीधी। ठीक है, उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, इतना समझ लो। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात करते हैं द रोल ऑफ अ टीचर इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग। टीचर इज डेमोक्रेटिक। टीचर हमारे लोकतांत्रिक होते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब यह होता है कि सबको बोलने का मौका देता है टीचर। रिफ्लेक्टिव, जैसे कॉलेज के अंदर है ना, आपको टीचर बोलेगा बेटा कोई भी बंदा अगर प्रेजेंटेशन करना चाहता है ना, प्रेजेंटेशन करना चाहता है तो भाई वो बंदा कर सकता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, वो अपनी बना करके कल को लेकर आना, और हर बंदे को ना एक फीलिंग दिलाई जाती है कि भाई तू रिफ्लेक्टिव लेवल पे है। कॉलेज के अंदर भी मेरे टीचर लोग तो इतने अच्छे थे ना, मतलब उन्होंने तो मेरे को इतनी फीलिंग दिलवाई कि भाई आप लोग पढ़ने के काबिल हो और पढ़ाने के भी काबिल हो। तो वही मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि इस लेवल के ऊपर जो टीचर होता है वो लोकतांत्रिक होता है, लेकिन जब स्टूडेंट की बात की जाती है क्वाइट एक्टिव, बहुत ज्यादा, काफी काफी मतलब बहुत ज्यादा यहां पर क्या होता है, एक्टिव रहता है। एक्टिव मतलब वो हर चीज को पकड़ता है, उसको पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसका इस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा। ये जैसे आप यूजीसी वाले हो ना, तो यूजीसी वालों को ये पता लग जाएगा ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन से आया हुआ है, क्लासरूम कम्युनिकेशन से आया, उसके अकॉर्डिंग आप सोच सोच कर उसका अच्छे से आंसर बच्चे कर सकते हो। ही डज नॉट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट। यहां पर देखो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था या जो आपका मेमोरी लेवल था, उसके ऊपर आप लोग क्या करते थे, फोर्सफुली क्या करते थे, फोर्सफुली बच्चों को नॉलेज ठूसते थे। मेमोरी लेवल की अगर बात की जाए तो बच्चों को पीट पीट कर सिखाते हो अगर बच्चा कुछ नहीं करके आता, लेकिन ऑन दिस लेवल यू कैन नॉट फोर्स टू एनी स्टूडेंट। ठीक है, आप किसी भी स्टूडेंट को फोर्सफुली नॉलेज नहीं दोगे, क्योंकि यहां पर बच्चे खुद डेवलप हो चुके हैं, वो अपने टैलेंट को समझते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग न्यू नॉलेज वो क्या करते हैं, यहां से गेन करते हैं, और पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है यहां पर चलाया जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट विच इज प्रॉब्लम सेंट्रिक एंड द स्टूडेंट इज बिजी इन ओरिजिनल इमेजिनेशन। देखो यहां पर एक बहुत ही अच्छी सी बात लिखी है, ये ब्लू कलर में जो लिखी है ना लास्ट की लाइन, रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो टीचिंग की जाती है ना, वो होती है ऐसी टीचिंग कि बच्चों को जो भी प्रॉब्लम सेंट्रिक चीजें हैं, जो आपकी रियल लाइफ की क्या है सर जी, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बच्चों को कैपेबल बनाया जाता है, बच्चों की कैपेसिटी और टैलेंट को जगाया जाता है, साथ ही साथ बच्चों को इतना काबिल बनाया जाता है कि जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को ओरिजिनल इमेजिनेशन करता है। अब इमेजिनेशन मतलब उस चीज के ऊपर ओरिजिनल सोच विचार करता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो बंदा अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, नहीं, जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जाएगा, किस तरीके से ठीक किया जाएगा, उस चीज के ऊपर जो आपका चिंतन होता है ना, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिनल इमेजिनेशन ऑन दिस लेवल। तो ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में डाल लेनी है, बहुत ही डीपली आपको समझा रहा हूं हर चीज। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सर जी, सर जी अगर बात करें किसकी जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ द टीचिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की इसके अंदर किस किस तरीके के ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए, टू डेवलप इनसाइड इनटू द लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम। एक लर्नर को इतना विकसित करना, इनसाइट का मतलब होता है इतना डीपली बच्चे को समझा देना कि अगर उसके सामने किसी भी प्रकार की रियल लाइफ की सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, वो बच्चा उसको खुद सॉल्व करना चाहता है, या उसको इतना काबिल बना दिया जाता है कि वो बच्चा अपनी खुद की जो प्रॉब्लम आती है रियल लाइफ की, या जो आपकी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम आती है ना, उन सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो कैपेबल बन जाता है। इतना बच्चे को डेवलप यहां पर किया जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल पर आजकल देखा जाए तो मतलब
कई इंस्टीट्यूट इतने अच्छे होते हैं कि बच्चों को डेवलप करते हैं, कुछ लोग बच्चों को सिर्फ क्या करते हैं, लूटते हैं, ठीक है, लूटने वाला काम करते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट भी मैंने देखे हैं, मतलब कुछ भी समझ सकते हो आप इस चीज को, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जो रियल लाइफ में देखा है उसी चीज को बताता हूं। उसके बाद बात करते हैं टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोच विचार करने की शक्ति, सोच विचार करने की शक्ति, मतलब इतनी सोच विचार करने की शक्ति पैदा करते हो ना, पैदा यहां पर की जाती है कि बच्चा अपनी जितनी भी सारी प्रॉब्लम है रियल लाइफ की उसको विवेकता से समझे। अब बोलोगे रैशनल, रैशनल का मतलब ये होता है कौन सी चीज आपके लिए, कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिट करती है, कौन सी चीज आपके लिए, कौन सी चीज आपके लिए क्या करती है, कम बेनिफिट करती है, ठीक है, कम बेनिफिट करती है, ऐसा लगा लो, ठीक है। अब एक क्रिटिकल थिंकिंग और उसके अंदर यही तो सोच होती है। रैशनल का मतलब यह होता है कि सोच विचार करके हर चीज को पता करना। क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि किसी चीज के जो लूप होल्स होते हैं या जिसके अंदर कोई कमियां होती हैं या हमें आने वाले टाइम में ये करना चाहिए, वो सारी चीजों के ऊपर अच्छे से मंथन करना, अच्छे से चिंतन करना, वही आपकी डेवलप की जाती है एक बच्चे के अंदर, कि बच्चा आने वाले टाइम के अंदर एक तर्क संगत जिसको बोला जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, उसको बोला जाता है कि बच्चे इतनी अच्छी सोच रखें अपनी, मतलब वो तर्क के ऊपर बात करें बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज को क्लैरिफिकेशन के, वो मतलब किसी भी तरीके का कार्य नहीं करेंगे। उनको पता होना चाहिए कि ये चीज इस तरीके से काम करती है, ये चीज इस तरीके से बनी हुई है, वो सारी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग के अंदर आती है। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट। देखो यहां पर बहुत ही अच्छी बात है, रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, कॉलेज लेवल पर एमकॉम के अंदर, नेट जीआरएफ के अंदर या पीएचडी के अंदर अगर आप अच्छे से वर्क करते हो, अपनी ड्यूटीज को समझते हो, तो सच बोल रहा हूं एक बात, आपकी जो एबिलिटी है ना इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप इंडिपेंडेंट सोचना स्टार्ट कर दोगे। आपकी जो सोच है ना वो इतनी स्वतंत्र हो जाएगी, आपको किसी लोगों से फर्क नहीं पड़ता कि यार जिस तरीके से मैं अपना काम कर रहा हूं, कोई बंदा वीडियो को लाइक करे डिसलाइक करे, मुझे किसी भी तरीके का कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी जो सोच है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है। मैं इतना एबल हूं कि मेरे को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भाई जो भी मेरी वीडियो देखेगा उसको 110% नॉलेज होगी हर चीज की, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से मैंने अपना मतलब पूरे का पूरा स्टडी कंप्लीट किया, उसी तरीके आप भी सीख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि बच्चा खुद से डिसीजन लेने लग जाता है कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज क्या है आपकी सही है, कौन सी गलत है। प्रिपेयरिंग, ठीक है, यहां पर प्रिपेयरिंग किया जाता है स्टूडेंट टू द फेस रियल लाइफ प्रॉब्लम। यहां पर बच्चों को इतना प्रिपेयर किया जाता है कि उसके वास्तविक जीवन के अंदर जो भी समस्याएं आती हैं उनका खुद से वो समा समाधान, ठीक है, समाधान कर सके, ये बात यहां पर बोली जाती है। मेथड्स यूज्ड एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ द टीचिंग। यहां पर कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जो यूज किए जाएंगे। सबसे पहले बात करते, देखो यहां पर बहुत ही अच्छे से मैनेज करके मैंने लिखे हैं। सबसे पहले अगर बात करें किस चीज की बात कर रहे हैं सर जी, यहां पर जो सबसे पहले बात की जा रही है वो बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। देखो सबसे बड़ी बात तो आप लोगों ने पीछे भी पढ़ ली होगी, यहां पे भी मैंने बुलाया कि रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको सेट करने के लिए, उनको सही करने के लिए, उनको समझने के लिए, या ऐसा समझ सकते हो कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका किस बेस के ऊपर चलता है। पूरे का पूरा जो सिस्टम है आपका, सबसे पहले अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है ना, लाइफ के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ भी जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का वहां आपको यूज करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ओवरऑल कहता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपका कहता है कि जब भी आपके पास किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप उसको आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करो। डिफाइन करने का मतलब यह होता है कि हमें पता लग जाता है प्रॉब्लम किस तरीके की है, कैसे सॉल्व होगी। जब आप एक प्रॉब्लम को अच्छे से डिसाइड कर लेते हो ना, आपके आधे से ज्यादा काम वहां ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लोर। अगर मान लो आपको प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान है,
उसके ऊपर ज्यादा ज्ञान लेने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। मतलब इसका प्रोसेस दे रखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, डिफाइन करना है, फिर आपको क्या करना है, DIEIDEAL की बात करते हैं। मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद डिफाइन किया, डिफाइंड करने के बाद एक्सप्लोर किया, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर छानबीन की, खोजा। जब आपको पूरा पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं ऐसे सेट होने वाली है, उस टाइम आप उसके ऊपर क्या लेना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम अगर हम लोगों ने टाइम के ऊपर इसको ध्यान में नहीं रखा तो भाई हमारा काम बिगड़ सकता है। तो साथ ही साथ आपको उस चीज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और कुछ दिन के लिए उस चीज को वेट करना चाहिए। ठीक है, लुक बैक का मतलब क्या होता है, एल से मतलब होता है लुक बैक। उस चीज को वापिस वैसा देखो कि भाई मेरी प्रॉब्लम तो ठीक ही नहीं हो रही, तो इसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, लुक बैक, उसको दोबारा से उस चीज को एनालाइज करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए और पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है फिर से आपको रिपीट यहां पर करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट्स की। इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट क्या होता है, जांच करने वाली परियोजना। जांच करने वाली परियोजना क्या होती है कि आप किसी भी चीज के ऊपर, आपको पता है एक आपको ए नाम की प्रॉब्लम है, ठीक है, लगा लो अभी अगर बात करें तो आपका लेटेस्ट क्या चल रहा है ये बताओ मुझे, कमेंट करके सब लोग बताएंगे कि आपका लेटेस्ट जो सिस्टम है अभी किस चीज का चल रहा है। अभी आपको पता ही होगा, सबको पता होगा, ठीक है ना, जो आपका लेटेस्ट सिस्टम है वो किसके ऊपर चल रहा है सर जी, वो चल रहा है आपका कोरोना वायरस के ऊपर। ठीक है, कोरोना वायरस के ऊपर चल रहा है। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करके उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद एक्सप्लोर करके एक्शन लेंगे, अगर नहीं ठीक होगा तो उसको लुक बैक करेंगे। उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट लगा दोगे। इन्वेस्टिगेटिंग, जैसे आपका अभी नया कोरोना वायरस था उसका नाम क्या है, ओम आइकोरन, ठीक है, इस तरीके से है, ओमिकोरन, इस तरीके से आपका नाम जो चल रहा है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता किस तरीके से का मतलब वो है, लेकिन ये मैंने न्यूज के अंदर देखा था कि ओमाकोरन इस तरीके का आपका ओमिकोरन जो वायरस है आपका चल रहा है, आइक्रोन, हाँ ओम आइक्रोन इस तरीके का आपका चल रहा है। तो अब एक बात बताओ, जब ये प्रॉब्लम आपकी नहीं सेट हो रही तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट लगाने चाहिए इस चीज के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप भी कर सकते हो इस चीज के ऊपर रिसर्च की, भाई ये क्यों आ रहा है बार बार, इसकी चौथी पांचवी जो भी तीसरी लहर है या चौथी है या पांचवी, अरे भाई क्यों आ रही है इंडिया के अंदर बार बार, क्या ऐसा सिस्टम हम लोग कर रहे हैं, क्या ऐसी हम गलती कर रहे हैं, क्या हम लोग डिजिटल ज्यादा होते जा रहे हैं, उस चीज के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। मतलब एक तरीके से जैसे मान लो कि किसी, मतलब ऐसा सोचो कि आप सीआईडी देखते हो, सीआईडी, ठीक है, सीआईडी के अंदर क्या होता है, अगर कोई किसी के साथ गलत हो जाता है, खून वून हो जाता है, किसी तरीके का केस है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर क्लूज इकट्ठे करते हैं। क्लू इकट्ठे करने का मतलब क्या होता है बच्चे, यहां पर जैसे सीआईडी वाला मैंने अभी बताया, इसके अंदर क्लूज इकट्ठे करोगे, क्लूज इकट्ठे कर करके आप एक अपने पेपर के ऊपर लिखोगे। और आपको पता ही है कि पुलिस वाले उसके अंदर क्या करते हैं, पूरा एक बोर्ड लगाया होता है, उनके ऊपर इसकी फोटो चिपे दी, इसकी चिपका दी, इसकी चिपका दी, ठीक है, इसको आपस में धागे से बांधकर पिन लगा करके उसको क्या करते हैं, आपस में लिंक करते रहते हैं। वही तो इन्वेस्टिगेटेड होता है, वही इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट आपका होता है, वहां से आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है चलता है। वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। वो कब आप कर सकते हो, जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर आकर के क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग का यूज करना स्टार्ट कर देते हो। एक्सपेरिमेंटल मेथड किसको बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड किसको बोला जाता है, आपको पता होगा कि लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जब मैं 10th क्लास में था तो मतलब उस टाइम पर हमारे जो साइंस के टीचर थे ना, वो हमें क्या करते थे, कभी कभार मतलब कभी मेंढक का ऑपरेशन कर दिया, ठीक है ना, इस तरीके से, या कई बार क्या होता था, मैग्नीशियम की तार होती है उसको जला करके दिखाना, बिल्कुल लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना भी लाइफ के अंदर। या आप देखो कि जो आपकी क्या होती है,
कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक ले लो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जिस तरीके की आपकी बोतल है ना कोल्ड ड्रिंक की, तो इस बोतल के अंदर आप क्या डाल देते हो, वो मेंट की जो वो आती है ना छोटी छोटी व्हाइट कलर की, ठीक है, मेंटोस पता नहीं क्या, वो डाल करके इसका ढक्कन लगा करके इसको थोड़ा हिला देते हो तो किस तरीके का रिएक्शन होता है। वो सारी की सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल की होती है। रिफ्लेक्टिव लेवल पर आप रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल करते हो, ठीक है। अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो किस तरीके से ठीक होंगे, या अगर आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है, या आप क्या कर सकते हो, किस तरीके का जो मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकते हो किसी चीज को, वो सारी की सारी चीजें होती हैं। या आप जो आपकी लेबोरेटरी होती है उसके अंदर जिस तरीके से आप क्या करते हो, खून की जांच करते हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट। आप पता कर लेते हो इसके खून के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या चीजों की कमी है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हो फिर बाद में उसके ऊपर। या आप कभी कभार क्या करते हो, पोटाशियम है उसको पानी में फेंकते हो तो देखो किस तरीके का वो एक तरीके का विस्फोट होता है, वो सारी की सारी चीजें ब्लास्ट हो जाता है। वो सारी चीजें आपकी क्या करती हैं, ये ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है आपका साइंस वाली चीजों के अंदर अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो ज्यादा यूज इसको किया जाता है। इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड, इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड क्या होता है, जब आप क्या करते हो रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर, इंक्वायरी का मतलब ही यही होता ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आप मान लो आपके शहर में कोई प्रॉब्लम थी, तो आपने क्या किया, सब लोगों से जाकर के पूछताछ करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना क्या होता है, रिव्यू होता है। हर बंदे का अपना अपना क्या होता है, रिव्यू होता है। हर बंदा अपनी अपनी सोच रखता है, हर बंदे की सोच एक जैसी भी नहीं हो सकती। तो हर बंदों के मतलब एक बंदे के पास गए हम लोग, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, वहां पर जाकर के हम क्या करते हैं, उनसे इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी कर करके डाटा इकट्ठा करते हैं। उस डाटे को इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, उनका पूरे का पूरा एनालाइज कर लेते हैं। अगर कोई डाटा फेक है उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर हमें भी फील होता है कि ये फेक है, ये रेलिवेंट डाटा नहीं है हमारी रिसर्च के लिए, या जो भी आप लोग कर रहे हो किसी भी तरीके की इंक्वायरी कर रहे हो, तो उसको छोड़ दो। आप रियल डाटा जो आपको चाहिए कि भाई ये डाटा हमारी जो रिसर्च है या हमारी किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम उसके लिए बेनिफिशियर है, या वो आपकी रिसर्च के लिए सबसे क्या है एक तरीके का ऐसा बोल सकते हो कि जो सबसे हाई क्वालिटी या सबसे इंपॉर्टेंट थिंक होती हैं वो आप इसके अंदर डाल देते हो। इंपॉर्टेंट डाटा बोल सकते हो जिसके बिना आपके रिसर्च के जो रिजल्ट है नहीं अच्छे आ सकते। तो इंक्वायरी के अंदर डाटा इकट्ठा करके किसी भी प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व किया जाता है। टोटली जो सारे के सारे जो मेथड है ना, वो डियर फ्रेंड्स किसके ऊपर बेस्ड है, आप लोगों की रिफ्लेक्टिव लेवल के साथ साथ किसके ऊपर बेस्ड है, सारे के सारे प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। प्रॉब्लम सेंट्रिक जो चीजें होती हैं उनके ऊपर बेस्ड है। एनालिटिकल क्या होता है, किसी भी चीज को एनालिटिकल करना। देखो कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके दरवाजे के ऊपर आकर के खटखटाने लग जाती है, तो वहां पर क्या करते हो, आप उस प्रॉब्लम को देखते हो, देखने के बाद उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर लेते हो, बांट लेते हो। जब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटना स्टार्ट कर देते हो ना भाई, उस टाइम क्या होता है जी, उस टाइम वो सारी की सारी प्रॉब्लम को छोटे छोटी बातों में हिस्सों में समझ करके, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में क्यों समझेंगे, क्योंकि भाई हम उस चीज को क्रिटिकल सिस्टम से समझना चाहते हैं। देखो कभी भी आपको कोई भी चैप्टर अगर याद नहीं होता ना, जैसे मैंने 3 बार आपको लेवल ऑफ टीचिंग 3 वीडियो के अंदर करवाए, तो आपको भी क्या करना है, इन 3 ही वीडियो को अच्छे से देख लेना है और इनको आगे अपनी कॉपी के अंदर टुकड़ों के अंदर लिख लेना कि भाई ये चीज ये थी, ये चीज ये थी, ये चीज ये थी, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते रहोगे ना, सच बोल रहा हूं, आपका जो एनालिटिकल मेथड है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है आपकी स्टडी के अंदर। अगर आप एनालिटिकल करके चलोगे, एनालिसिस करके चलोगे हर चीज का, तो मैं सच बोल रहा हूं आपको दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको समझ ना आ सके, ठीक है। इस तरीके से आप एनालिटिकल करते रहते हो। साथ ही साथ एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है कि आप समझना चाहते हो किसी चीज को भी, कौन सा डायमेंशन किस तरीके से काम कर रहा है। एनालिटिकल इस तरीके से भी हो सकता है, आप कई बार दिखा देते हो कि अब की बार मतलब इतने लोग पंजाब से एग्जाम देने गए थे, इतने बिहार से, मतलब इस तरीके से आप क्या कर देते हो, पूरे सर्कल के अंदर दिखा देते हो, पाई चार्ट के अंदर दिखा देते हो, बार चार्ट के अंदर दिखा देते हो, या प्रॉपर जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती हैं उनके अंदर भी दिखा देते हो, पहले इतने लोग थे अब इतना मतलब डाउन चला गया काम, फिर इतने आए। तो मतलब ये सारी सारी चीजें इतने इतने बढ़ते गए, देखो देखो इनका जो स्पेस है बढ़ता जा रहा है।
तो ये सारी की सारी चीजें भाई क्या होती हैं, हमारी एनालिटिकल के अंदर आती हैं। एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। आप एक डीपली जो सोच विचार है वो इसके अंदर भाई करते हो। उसके बाद अगर बात करें हुरिस्टिक मेथड की, हुरिस्टिक मेथड होता क्या है सर जी? अगर हुरिस्टिक मेथड की अगर बात करें ना, हुरिस्टिक मेथड क्या होता है ये मैं आपको आगे वाले पेज पे समझा देता हूं। अब सर जी आपने मेमोरी लेवल पे बहुत कुछ सीखा होगा। हाँ जी, सीखा आपने? कमेंट करके बताएं कि आपने पहले वाली वीडियो में क्या क्या सीखा है और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। और जल्दी से जल्दी लाइक कर दे, बहुत ही अच्छी आपके लिए क्लासेस मैं बना रहा हूं। तो भाई थोड़ा सा क्रेडिट तो आप भी दे दो मुझे इस चीज का। यहां पर अगर बात करें तो हुरिस्टिक मेथड की बात करते हैं। सर जी हुरिस्टिक टेक्निक और हुरिस्टिक इज एनी अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ डिस्कवरिंग दैट एम्प्लॉयज अ practical method that is not granted to be optimal, perfect or rational, but nevertheless sufficient for reaching a immediate short term goal or approximation। अब पूरे का पूरा मैंने पढ़ के बता दिया, आपको समझ नहीं आया होगा। देखो सीधी सी बात है, हुरिस्टिक मेथड सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म के लिए या इमीडिएट चीजों के लिए यूज किया जाता है, और कोई भी अप्रोक्सीमेशन चीजें होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है। ये बात अपने माइंड में डाल लो। अब अगर बात करूं हुरिस्टिक मेथड की, तो यहां पर क्या होता है, आप एक सेल्फ चीजें जो आप लोगों ने पहले देखी होती हैं या जो प्रॉब्लम आप लोगों ने सोल्व की होती हैं, उसी प्रॉब्लम से अपनी करंट जो प्रॉब्लम होती है ना, उन प्रॉब्लम्स को रिलेट करते हो। जैसे मान लो हुरिस्टिक मेथड का रिप्रेजेंटेटिव किया जा रहा है इन पौधों से, ठीक है, इन प्लांट्स से आपका क्या किया जा रहा है, हुरिस्टिक मेथड का रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव हुरिस्टिक को। जैसे आपने देखा कि ये एक नीम का पेड़ था, उसके बाद ये देख लिया कि ये एक अलग तरीके का पेड़ था, और इस तरीके से हमारे दिमाग में चलती गई भी सारे इस तरीके का पेड़ है, ये अर्जुन का है या अशोका का है, ये बरगद का है, ठीक है, बरगद का पेड़ है, और ये नीम का है, ये भी आपका किसका बोले अब, मतलब जो आप मोर पंखी नहीं रखते हो घर के अंदर, थूजा, थूजा बोल देते हैं, ठीक है, थूजा, ठीक है, थूजे का पेड़ है। तो इस तरीके से आपने पूरे का पूरा सिस्टम देख लिया, ठीक है। अब आपने एक नए टाइप का देखा कि आज तक मैंने इस तरीके का जो पेड़ है नहीं देखा, आप वहीं से उनकी पत्ती वगैरह मैच करने लग जाते हो कि नीम से मिल रही है इसकी पत्ती किससे, वहां से आपकी जो सोच है, जो आपका रैशनल सिस्टम है, यहां से काम कर गया कि भाई ये पौधा तो हमारा क्या है, थोड़ा मतलब किस तरीके का दिख रहा है, ये फैक्स का पौधा दिख रहा है या हमारा थूजा का दिख रहा है, किस तरीके का दिख रहा है, या छोटा नीम है या अलग प्रजाति है, वहां से ही आप पकड़ लेते हो। उसी तरीके से अगर आपको लाइफ के अंदर कभी भी पहले प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, ठीक है, वहां से आप पूरे का पूरा अपना जो इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, सेल्फ डिस्कवरी करते हो कि भाई ऐसी प्रॉब्लम थी, तेरे को ये प्रॉब्लम, तो ये चीज को ट्राई कर, ये को ट्राई कर, ये को, उससे ट्राई करके अपना एक बड़ा सॉल्यूशन आप निकाल लेते हो। दैट इज कॉल्ड द ह्यूरिस्टिक मेथड। इतनी सी बात थी, पर यहां पर गारंटी बिल्कुल नहीं होती, ये बात ने याद रखनी है कि आपका ऑप्टिमल, परफेक्ट और रैशनल जो भी आपने मेथड के लिए जो भी आप लोगों ने निर्णय लिया है ना, वो ग्रंटेड वैसा नहीं हो सकता। क्या पता ये पौधा इन तीनों में से एक की प्रजाति का हो या ना हो, इन चारों में से क्या पता एक की प्रजाति का मिले या ना मिले, क्या पता इसकी कटिंग करके इसको ऐसी शेप दे दियो, तो बहुत कुछ इसका हो सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें क्लासरूम इंप्लीकेशंस ऑफ टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल, क्लासरूम किस तरीके की होती है रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर अगर बात करें, तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इन रिफ्लेक्टिव लेवल द टीचिंग क्लासरूम एटमोस्फेयर इज फ्री, फ्रैंक एंड द ऑफ म्यूचुअल इंक्वायरी। देखो जब आप क्या हो जाते हो, कॉलेज लेवल पर आ जाते हो, ठीक है, कॉलेज लेवल के ऊपर आते हो ना, और एक आपका क्या होता है, हाई स्कूल होता है, ठीक है, मैं तीनों के तीनों लिख देता हूं आपको समझाने के लिए अच्छा रहेगा। और एक एक आपका क्या होता है, क्या होता है, प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी स्कूल, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दी है तीनों की तीनों जो टर्म है आपकी। अब मेरे को एक बात बताओ, प्राइमरी स्कूल के अंदर आप क्या अपने टीचर से फ्रैंकली बात कर सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो? कान के नीचे दौड़ देनी से एक आएगा,
हाई स्कूल की अगर बात करें तो वहां पर भी आपका कोई सिस्टम फ्रैंक नहीं होता, वहां पर भी आपके कान पट्टी के नीचे 1000 की स्पीड के अंदर एक आता है जब आप किसी भी तरीके का गलत काम करते हो, ठीक है। अब कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के अंदर कुछ टीचर ऐसे भी मिल जाते हैं आपको जो मतलब आपके साथ आपके फ्रेंड के जैसा बिहेव करते हैं। मतलब मेरे साथ तो मतलब जो सिस्टम रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं भी, आपके साथ टीचर फ्रैंक भी रहते हैं, फ्रीली एटमोस्फेयर होता है, मतलब इन्वायरमेंट इतना फ्रीली होता है कि आप फ्रीडम से कुछ भी बोल सकते हो। म्यूचुअल इंक्वायरी की बात करें, मतलब आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, सर मैं क्या करूं आगे क्या नहीं करूं, बहुत सारी गाइडलाइंस यहां पर मिल सकती हैं आपको। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग रीसमेबल्स द मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ये एक बहुत ही अच्छी विधि है। यहां पर आपको कोई ना कोई चीजें हैं जो आपकी रीसेंबल्स कर देती है। रीसेंबल्स मतलब ये होती है कि आप पूरे का पूरा जो वैज्ञानिक चीजें है ना उसको आप यहां पर देखते हो, मतलब पूरे का पूरा एक चीजों से जुड़ा है मेथड कि पहले ये चीज होगी फिर ये चीज होगी, ठीक है। जैसे आप पहले मेमोरी लेवल है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आता है तीसरे नंबर। वही सारी की सारी बातें सर जी यहां पर बताई गई कि आपका एक साइंटिफिक मेथड इंक्वायरी आपकी यहां पर होती है। उसके बाद इन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इट इज एडवाइजेबल टू परमिट स्टूडेंट टू द मेक मिस्टेक, यहां पर आपको एडवाइस करता है आपका टीचर, यहां आपका टीचर आपको गलतियां बताता है इसके अंदर कि बेटा ये बेटा गलती आज के बाद मत करना, ऐसा थोड़ी करते हैं, मतलब आपको परमिट किया जाता है। लेकिन यहां पर आपको ऐसा लगा लो कि अगर आपने कुछ गलत भी कर दिया ना तो आपके कान के नीचे मतलब सर का हाथ नहीं छपेगा, ठीक है, ऐसा मान के चल सकते हो। अगर आप यही गलती स्कूल लेवल के ऊपर करते या प्राइमरी के ऊपर करते तो दोनों गाल पे सर के हाथ छपे आपको मिल जाते। लेकिन यहां पर ऐसा किसी भी तरीके का काम नहीं होता, यहां पर आपको एडवाइजेबल होता है, टू परमिट कर देता है कि आप छोटी मोटी जो मिस्टेक है वो कर सकते हो, ठीक है, हंसी मजाक क्लास के अंदर कर सकते हो, थोड़ा ह्यूमर कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमर भी बहुत जरूरी होता है ना कॉलेज लेवल के ऊपर, नहीं तो सुस्ती सारी क्लास बैठी रहती है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आपको परमिट मिल जाता है खुला, पूरी इंडिया का तो नहीं मिलता, आपके कॉलेज का मिल जाता है, ठीक है। कॉलेज के अंदर किसी भी तरीके का फेस्टिवल होता है वहां पर भी आपको खुला परमिट मिल जाता है, किसी भी तरीके से किसी भी सर की नकल करके और अच्छे से आप बता सकते हो कि ये चीजें हैं, मतलब थोड़ी गलतियां करने की आपको यहाँ पर अनुमति दे दी जाती है, परमिट मिल जाता है आपको। इन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचर द एटमोस्फेयर ऑफ द क्लासरूम शुड बी, यहाँ क्या होता है परमेसिव एंड नोट रिस्ट्रिक्टिव, वही बात आपको बता दी है कि आपको किसी भी तरीके की मतलब परवेसिव या मतलब अनुगेशिया या मतलब अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती आपको किसी भी, ना ही आप किसी तरीके से बाध्य होते हो, मतलब आपके ऊपर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। द टीचर शुड प्रमोट ओपन माइंडनेस विच हेल्प टू बिल्ड स्टेबल क्लास इन्वायरमेंट फॉर द रिफ्लेक्टिव टीचिंग, यहां पर आपको टीचर आपको थोड़ा सा खुला प्रमोट करता है, भाई ओपन माइंडेड हो जाओ, जो दिल में बात है बोल दिया करो, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपके जैसा हूं, आप में से निकला हूं, आपने सुना होगा ना ऐसे बोलते हैं टीचर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहली बार जब कॉलेज में जाते हो तो बेटा फ्रीली आप पूछ सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, जो आपका दिल करे कर सकते हो, मैंने तो पढ़ा दिया है, आपको एक फ्रीडम मिल जाती है। ओपन माइंडनेस की अगर बात की जाए ना, यहां पर क्या होता है कि आपका एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की जाती है टीचर के साथ, और सुटेबल जो इन्वायरमेंट है उसको पैदा किया जाता है, ठीक है। आपने देखा है कई कॉलेज तो फीलिंग देते हैं स्कूल वाली, ठीक है, स्कूल वाली फीलिंग देते हैं कई कॉलेज, और कई कॉलेज तो इतने, मतलब मेरा तो कॉलेज बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे टीचर मिले थे मुझे, तो मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि यार मैं मतलब स्कूल के अंदर पढ़ रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना जिसके अंदर पूरी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं, हमारे कॉलेज के अंदर भी थोड़ी बातें रिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं था कि बंदे को फीलिंग ना आए कि मैं कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ। हालांकि मेरा छोटी सिटी का कॉलेज था, फिर भी मुझे ये लगता था कि हाँ यार कॉलेज तो कॉलेज है, मतलब मजा आता था एक तरीके से। डेमोक्रेटिक लीडरशिप लोकतांत्रिक होती है, आपके साथ जो टीचर है आपको पूरा हक होता है, आपको उनके सामने बोला जाता है आपको कि आप कुछ भी अच्छे से बता सकते हो, ऐसी डेमोक्रेटिक should be provided by the teacher is promoting reflective level। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक होती है ना, बच्चों को प्रमोट किया जाता है, आजा बेटा स्टेज पे आजा, यहां आकर के बोल, वहां डेस्क पे बैठा दांत मत निकाल। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट मैंने देखे अपनी लाइफ के अंदर, अपने कॉलेज लाइफ में,
तो ऐसा सिस्टम होता है कि आपको डेमोक्रेटिक जो सिस्टम दिया जाता है, लोकतांत्रिक, की आपको बोलने का मौका, लोकतांत्रिक का मतलब होता है बोलने का मौका देना, ठीक है, बोलने का मौका देना, ठीक है, बस यही बात है, बोलने का मौका आपको मिल जाता है यहाँ पर। द टीचर शुड एनकरेज करता है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। देखो स्टूडेंट को बोलता है बेटा आजा, तू आज तू डेमो देगा या तू क्लास करवाएगा, एज दिस इज गुड क्लास क्लाइमेट फॉर द रिफ्लेक्टिव। और ये जो चीजें है ना आपकी क्लास के अंदर अच्छा क्लाइमेट पैदा करती हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन यहाँ पर मिलता है कि भाई पूरे का पूरा जो सिस्टम है ना तेरा वो तुम्हारे ऊपर टिका है। अगर आप अच्छे से अगर पार्टिसिपेशन करोगे, स्टेज पर आके बोलना स्टार्ट करोगे, कल को आपको भी टीचर बनना है, कल को आपको भी कंपनीज में जाना है, तो भाई अभी से स्टार्ट ये बातें कर दो। हमारे टीचरों ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। उसके बाद अगर बात करें रोल ऑफ टीचर, टीचर का किस तरीके का रोल होता है, देखो सबसे पहली बात है जब रिफ्लेक्टिव लेवल है, सारे के सारे काम बच्चे को खुद करने पड़ते हैं। जो आपका टीचर है ना, जैसे पीएचडी लेवल पे आपको सिर्फ थोड़ी सी बातें बता देगा कि भाई ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। पीएचडी करना एक मतलब डिफिकल्ट टास्क होता है, कोई बच्चों का खेल नहीं होता, तो इसीलिए उसको सबसे लास्ट में रखा गया है, ठीक है। जब आप कॉलेज लेवल के ऊपर अच्छे से कामयाब हो जाते हो, उसके बाद धीरे धीरे पीएचडी का आपका सिस्टम चलता है। यहाँ पर अगर बात करें कि आपका जो टीचर होता है ना, किसी भी तरीके का डोमिनेटिंग नहीं करता आपको, ना ही अथॉरिटेरियन आपका होता है, मतलब अथॉरिटेरियन पर्सन के रूप में नहीं होता, आपके ऊपर किसी भी तरीके का हाव भाव टीचर नहीं डालता। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक करने के लिए आपको कुछ नहीं बोला जाता। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि आपको ओपननेस दी जाती है, ओपननेस माइंड दिया जाता है आपको, और एक स्टेबल जो आपका इन्वायरमेंट उसको बिल्ड किया जाता है, आपके साथ फ्रैंक रहा जाता है, फ्रीली आपको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, और म्यूचुअल इंक्वायरी यहाँ पर हो जाती है। वही सारी बात है कि बच्चे को ज्यादा बोलने का यहाँ पर मौका दिया जाता है। टीचर एक नाम मात्र, ठीक है, नाम मात्र ही बोलता है यहाँ पर, ठीक है, वही यहाँ पर बात की गई है, नाम मात्र यहाँ पर बोलता है, और ना ही किसी तरीके का मतलब अथॉरिटेरियन मेमोरी लेवल में पढ़ा था ना, सारा काम टीचर करता है, यहाँ पर कुछ नहीं टीचर करता, सिर्फ वो आपको थोड़ा सा गाइड करेगा, आपको डेमोक्रेटिक लेवल देगा, आपको एक डायनामिक एटमॉस्फेयर देगा और डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर देगा, साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग एक्टिव तरीके से आपकी जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको बस स्मूथली चलाएगा, ठीक है। भाई आप क्लास के अंदर आएगा तो आपकी प्रेजेंट लगा देगा, नहीं आएंगे तो नहीं लगाएंगे प्रेजेंट, और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होती एक टीचर के द्वारा। तो ये थे टीचर के रोल। यहाँ पर अगर स्टूडेंट की बात की जाए, स्टूडेंट क्वाइट मतलब काफी ज्यादा सक्रिय होता है, काफी ज्यादा एक्टिव होता है, बच्चे को पता है सारा काम बच्चे ने करना है। उसके बाद और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं ना, शी एंड ही अगर बात की जाए, शी एंड ही हैज टू वर्क हार्ड एट दिस लेवल, बहुत ही ज्यादा मोर एक्टिव होते हैं लर्निंग के अंदर और कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत यहाँ पर बच्चों को करनी पड़ती है। लाइक अगर आप पीएचडी में जाते हो, पहले तो आपका दिल करता है पीएचडी करें करें, जब पीएचडी में पहुंच जाते हो तो भाई बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा आपको दिन रात एक करके पीएचडी के अंदर पूरी की पूरी रिसर्च अपनी करनी पड़ती है। इनकरेज किया जाता है इंडिपेंडेंट, बच्चों को यहाँ पर इस तरीके से मतलब मोटिवेट किया जाता है, प्रभावित किया जाता है कि भाई आप लोग क्या करोगे, भाई यहाँ पर आप लोग पूरे का पूरा जितना भी सिस्टम है आपका इंडिपेंडेंट लर्निंग यहाँ पर भाई आप करोगे। क्या करोगे सर जी? इंडिपेंडेंट लर्निंग आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। पूरे का पूरा जो सिस्टम है आपका इंडिपेंडेंट लर्निंग के ऊपर चलता है, क्योंकि टीचर आपको कुछ ज्यादा सिखाने वाला नहीं है, टीचर आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन करेगा। टीचर आपको क्या करेगा? एक तरीके का मार्गदर्शन आपका करेगा, उसके अंडर आप रह करके काम करोगे, लेकिन टीचर आपको ये नहीं बताएगा भाई ये कर ले वो कर ले, आपने करना सब कुछ। आपको टीचर बोलेगा इस टॉपिक के ऊपर काम करना है, डाटा इकट्ठा कर लेना, वो आपका छोटा मोटा बता देगा कि आपको ये मेथड यूज करना है, वो करना है, लेकिन कुछ ये नहीं बताएगा कि चल बेटा आजा हम डाटा इकट्ठा करते हैं। आपको खुद वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, खुद आपको इंडिपेंडेंट तरीके से उन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्रिएटिंग प्रोग्मेटिकल सिचुएशन की अगर बात करते हैं कि आपके सामने यहाँ पर स्टूडेंट खुद प्रोग्मेटिकल जो आपकी प्रोग्मेटिकल जो सिचुएशन होती है उनको खुद क्या करता है? निर्माण करता है और देखता है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आएगी तो
तो ऐसी अगर प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आएगी तो मैं उसको किस तरीके से क्या करूंगा, ठीक करूंगा या हैंडल करूंगा। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर डायरेक्शन। बच्चा खुद को प्रॉपर डायरेक्शन देता है, यहाँ पर लर्नर का खुद का काम है कि आप खुद उस चीज के अंदर प्रॉपर डायरेक्शन ले लो, और प्रॉपर इवैल्यूएशन आपको खुद का करना पड़ता है, और प्रॉपर एटमॉस्फेयर। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर टीचर ने आपको एक खुली छूट दे रखी है और आप किसी भी तरीके का जो कॉलेज का या इन्वायरमेंट है आपका, किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट के अंदर मतलब किसी भी तरीके की जो बातचीत है करते रहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर आपका होना चाहिए, उचित वातावरण। साथ के साथ आप खुद का मूल्यांकन भी करोगे। अगर इस इन्वायरमेंट में रह करके आपने कुछ गलत किया है और आपके टीचर ने आपको डांट लगाई है, आपके बराबर के आपके टीचर मिल जाते हैं कई बार आपको, तो उनका गलत वे में मत लेकर जाया करो उन चीजों को। आप ये देखा करोगे मेरे टीचर ने ऐसा बोला तो मेरे को एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, या मेरे को खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अच्छा बनाना पड़ेगा, या मेरी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी गलत है तो मुझे टीचर से भी अपनी प्रॉपर डायरेक्शन लेनी चाहिए। ये सारा काम आपके खुद का होता है जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर होते हो। कौन कौन से इक्विपमेंट जरूरत होती है आपको? देखो, इक्विपमेंट तो वही बात है जो मैं डेली आपको तीनों लेवल के अंदर पढ़ा चुका हूं, दोनों के अंदर पहले के अंदर। यहां पर ये होते हैं कि बच्चों की जो दिलचस्पी है, बच्चों का जो पूरे का पूरा इंटरेस्ट है, उसको पैदा करने के लिए आप इक्विपमेंट का यूज करते हो। टीचिंग इक्विपमेंट उसी चीजों के लिए यूज किया जाता है कि बच्चे अच्छे से हर चीज को कैप्चर करें, हर चीज को समझ पाए। वही सारी की सारी चीजों के लिए क्या किया जाता है भाई, यहाँ पर पूरे का पूरा सिस्टम यहाँ पर चलाया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग एड्स लाइक विजुअल, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल एड्स। यहाँ पर अगर बात की जाए ना सर जी, यहाँ पर पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है वो आपका किसके ऊपर चलता है? वो आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है आपका ऑडियो चार्ट वगैरह के ऊपर, या ऐसा लगा लो पिक्चर मोशन मैप, सारी की सारी चीजों को यूज करके, टीचिंग एड्स का यूज करके आपकी जो टीचिंग होती है टीचर उसको भी आसान बनाता है, और आपकी जो लर्निंग होती है उसको भी आसान यहाँ पर बनाया जाता है। इवैल्यूएशन सिस्टम की अगर बात की जाए, देखो अब तक तो हम लोगों ने पढ़े थे क्विज करवा लिए जाते हैं, ये करवा लिए जाते हैं, वो करवा लिए जाते हैं। अब रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर अगर इवैल्यूएशन की बात की जाए, द इवैल्यूएशन सिस्टम एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग शुड टेस्ट द हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटी। आपकी सबसे जो ऊंची सोच होती है ना, हायर जो आपकी सोच होती है, मतलब ये मान के यहां पर चल सकते हो कि आपकी जो एबिलिटी है, माइंड का जो वे है, जो आपका दिमाग है वो कितना डेवलप हो चुका है, उस दिमाग की पूरी एबिलिटी को चेक करने के लिए आपको रीजनिंग दी जाती है। जिस तरीके से हमारे एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग आती है, क्रिएटिव चीजें करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है, ओरिजिनल थिंकिंग का यूज करने के लिए बोला जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीजें वो दी जाती हैं, साथ में आपको क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो यहां पर यूज करके जितनी भी आपकी प्रॉब्लम सेंट्रिक चीजें आपको दी जाती हैं उनको सॉल्व करना आपका यहाँ पर पूरे का पूरा हक बनता है। किसका? आपका। कौन से लेवल पर? रिफ्लेक्टिव लेवल पर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ और पता है रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में, आप कमेंट करके बोल सकते हो, या जितना मैंने पढ़ाया है आपको इसके अंदर बच्चे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप फ्री माइंड से, फ्रीली कॉन्फिडेंस से, फ्रीडम से आप मैसेज कर सकते हो मुझे। मेरा नंबर है 8295103595। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हो, और आप मुझे टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, क्लास को लाइक करो, और जो भी आपके डाउट है इस क्लास से रिलेटेड तो इसी क्लास के नीचे डालना, तो मुझे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो आपकी क्लास है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, और फ्रीली आप डियर फ्रेंड्स, थोड़ा नेटवर्क मेरा में भी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आज की जो क्लास है मैंने यही बताया था कि ये नंबर है मेरा, दोबारा बता देता हूँ एक बार कि मेरा नंबर है 8295103595। इसके ऊपर आप मैसेज करके मुझे जो भी आपकी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने बता ही दिया कि एवेल्युएशन इस तरीके से होता है, रीजनिंग का यूज किया जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी का यूज किया जाता है, ठीक है, एबिलिटी का यूज किया जाता है, ओरिजिनल थिंकिंग का यूज करते हैं,
प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग का यहाँ यूज किया जाता है। अगर डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और बताऊं, यहाँ पर आपको जो आप लोग क्या करोगे इस क्लास के बारे में, अगर आपको थोड़ी और नॉलेज है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये चीजें भी ऐड कर दे, मैं उनको भी ऐड कर दूंगा। साथ के साथ अगर मैं आपको बात बताऊं, कमेंट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो यहां से आप कमेंट करो इसी क्लास के नीचे और पूछा करो, ठीक है ना। पूछो, डेली के डेली पूछो। अगर डेली के डेली पूछोगे तो एक तो ये होगा कि आप डेली वाइज क्या होगे, अटैच रहोगे यूट्यूब चैनल के साथ, जिससे कि आपका फायदा होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। दूसरी ये है कि आपको पूरे का पूरा जो रिवीजन का सिस्टम है वो भी मैं आपको डेली आपको बताता रहूंगा, और आप डेली की जब भी क्लास हम आते हैं जिस भी क्लास के अंदर, उसमें पहले आकर के रिवीजन किया करेंगे थोड़ी, ठीक है। ये मैंने आज सोचा है ताकि आपकी रिवीजन भी साथ की साथ रहे। और जिन बच्चों को पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है उनको मैं बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग के अंदर, मैं डेली बताता हूँ। पेड क्लासेस की भी 10 दिसंबर तक आपकी क्या है, अभी आपकी पूरी की पूरी जो ऐसा मान सकते हो डिस्काउंट चल रहा है। और डियर फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें क्लासेस को, क्योंकि नेट आपका कंपलसरी हो चुका है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको फीडबैक जरूर देना, जल्दी से जल्दी इस क्लास को देखते ही लाइक कर देना। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।